नमस्ते। आज की इस चर्चा में बात होगी भारत की सबसे अनोखी, रहस्यमयी और ताकतवर नदी की, यानी महान ब्रह्मपुत्र की। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि मिथकों, भूतिया कहानियों और ऐसी भौगोलिक ताकतों का आशियाना है जिसे काबू करना नामुमकिन सा लगता है। चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो इस विश्लेषण में मुख्य रूप से इन 6 विषयों पर बात होगी। पहला, भारत की एकमात्र पुरुष नदी। दूसरा, इसका भौगोलिक चमत्कार। तीसरा, साहसी खोजकर्ता और उफनता जल। चौथा, एक मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट। पांचवां, ब्रह्मपुत्र की आत्माएं। और आखिर में छठा, इस शक्तिशाली नदी पर मंडराते खतरे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, भारत की एकमात्र पुरुष नदी। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को हमेशा माँ या देवी का दर्जा दिया गया है, जो सभ्यताओं को पालती पोसती हैं। तो फिर ब्रह्मपुत्र मात्र नदियों की इस पुरानी परंपरा को तोड़कर अपना एक बिल्कुल अलग और पुरुष रुतबा क्यों कायम करता है? इसे इस तरह समझते हैं, गंगा या यमुना जैसी नदियों को देखिए, वो शांत हैं, एक जीवनदायिनी माँ की तरह। पर ब्रह्मपुत्र, ये बिल्कुल अलग मिट्टी का बना है। ये उग्र है, बेलगाम है और पूरी तरह से हावी होने वाली ताकत है। खास तौर पर मॉनसून के दौरान इसका जो भयानक और अचानक बदलने वाला रूप सामने आता है ना, वो इसके पुरुष स्वभाव को बिल्कुल सही साबित करता है। ये किसी को पालने से ज्यादा अपनी प्रचंड ऊर्जा दिखाने में विश्वास रखता है। इस नदी के जन्म की कहानियां भी बड़ी रोचक हैं। सबसे मशहूर किस्सा ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी अमोघा का है। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा था जो करोड़ों लोगों का भला करे। पर ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक विशाल नदी बनकर निकला, ब्रह्मा का पुत्र यानी ब्रह्मपुत्र। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर माता पार्वती के पसीने की बूंदों से इसका जन्म हुआ। कुछ और कहानियों में जिक्र है कि जब भगवान परशुराम ने ब्रह्मकुंड में पहाड़ पर अपना फरसा मारा तो वहां से पानी का एक बहुत बड़ा फवारा फूट पड़ा। और तिब्बती मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध ने चांगतांग पठार पर लोगों की प्यास बुझाने के लिए अपना हाथ हिलाया, जिससे एक घाटी बनी और ये महान नदी बह निकली। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक भौगोलिक चमत्कार। इसे नदियों का एवरेस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता। आंगसी ग्लेशियर से शुरू होकर ये नदी 2900 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और रास्ते में बार बार अपना नाम और रूप बदलती है। जैसे तिब्बत में इसे यार्लुंग सांगपो कहते हैं। फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये सियांग बन जाती है। असम की घाटियों में इसे ब्रह्मपुत्र या लुइत पुकारा जाता है। और आखिर में जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। एक नदी पर पहचान अनेक। और इसका रास्ता तो किसी तिलिस्म से कम नहीं है। पहले ये तिब्बत में पश्चिम से पूर्व की तरफ 1600 किलोमीटर बिल्कुल सीधे बहती है। फिर अचानक हिमालय की विशाल नमचा बरवा और ग्यालापेरी चोटियां एक दीवार बनकर इसके सामने खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद ये दुनिया की सबसे संकरी और गहरी घाटी में समा जाती है। और फिर जो होता है वो लाजवाब है। ये एक बेहद नाटकीय यू टर्न लेती है और दक्षिण की तरफ भारत में घुस आती है। धरती पर शायद ही किसी और नदी का ऐसा अंग्रेजी के यू आकार का घुमावदार रास्ता हो। 19,300 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र का औसत जल प्रवाह है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में। जरा सोचिए, इतना सारा पानी एक साथ। दुनिया में ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो इतने भारी जलस्तर को ढो सकती हैं। जब इतना पानी मैदानी इलाकों में उतरता है तो वो भयानक बाढ़ लाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। यही बाढ़ अपने साथ बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल भी बहाकर लाती है। और यही मिट्टी असम के चाय बागानों और धान की खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भूगोल से आगे बढ़ें तो यहाँ एक कमाल का साइंटिफिक फिनोमिनन भी देखने को मिलता है, जिसे टाइडल बोर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि समंदर की लहरें खारे पानी को पूरी ताकत से नदी के बहाव के खिलाफ धकेलती हैं। नतीजा, एक अचानक और बेहद शक्तिशाली लहर पैदा होती है। ब्रह्मपुत्र पूरी दुनिया की उन गिनती की नदियों में से एक है जहां यह हैरत अंगेज घटना होती है। तीसरा हिस्सा, साहसी खोजकर्ता और उफनता जल। अब चलते हैं 19वीं सदी में। ये उस दौर की कहानी है जब ब्रिटिश इंडिया में इस नदी का नक्शा बन रहा था।
1880 के दशक में किंटुप नाम के एक सीधे साधे लेप्चा खोजकर्ता ने एक बेहद खतरनाक मिशन अपने हाथ में लिया। फटे हुए भेड़ की खाल के कपड़े पहने इस आदमी ने तिब्बत की त्सांगपो नदी में खास निशान वाले लकड़ी के लट्ठे फेंके। मकसद ये था कि उनके बहाव से नदी का रास्ता ट्रैक किया जा सके। नवंबर 1884 में जब वो लहासा से पैदल चलकर दार्जिलिंग वापस लौटा तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी रिपोर्ट फाइल में धूल फाकती रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1911 में बेली और मॉर्शेड नाम के एक्सप्लोरर्स ने उस रास्ते को दोबारा जांचा। और पता है क्या, किंटुप का बताया गया रास्ता 100% सही था। आखिरकार 1914 में रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किंटुप को इस महान खोज के लिए लंदन में सम्मानित किया। ये सच में किसी स्पाई मूवी से कम नहीं है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, एक मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट। ब्रह्मपुत्र के इस उग्र रूप के बीच एक बिल्कुल शांत और अलग दुनिया भी बसती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये नदी अपने अंदर दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड यानी माजुली को समेटे हुए है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के घुमावदार बहाव के बीच दुनिया का सबसे छोटा आबाद रिवर आइलैंड ओमानंद भी मौजूद है। ये कुदरत का अपने आप में एक अनोखा करिश्मा है। ये पूरा इलाका पूर्वी हिमालय का एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1930 में यहाँ 34 पाउंड की एक विशालकाय महाशीर मछली पकड़ी गई थी। नदी के किनारे चावल, नींबू और केले की ढेरों जंगली किस्में पनपती हैं। एक बहुत बड़ी जीत तब मिली थी जब 1954 में ईपीजी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से यहाँ के एक सींग वाले गैंडे को हमेशा के लिए विलुप्त होने से बचा लिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि गुलाबी सिर वाली बत्तख और सारस क्रेन जैसे सुंदर पक्षी इस इलाके से हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। पांचवां हिस्सा, ब्रह्मपुत्र की आत्माएं। यहाँ से कहानी थोड़ी रहस्यमयी और डरावनी होने वाली है। डिब्रूगढ़ का ये किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहां मोहन नाम का एक 15 साल का लड़का था जो इतना बेहतरीन तैराक था कि सिर्फ 20 मिनट में ब्रह्मपुत्र को पार कर लेता था। एक दिन नदी पर एक परिवार अपने मृत बेटे रवि का अस्थि विसर्जन कर रहा था ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। उसी वक्त मोहन तैरते हुए अनजाने में उन अस्थियों और राख के बिल्कुल बीच से गुजर गया। राख पूरी तरह से उसके शरीर पर चिपक गई। वो तैरकर घर तो आ गया, लेकिन कहते हैं ना, वो वहां से अकेला नहीं लौटा था। रात के करीब 1 बजे घर के सन्नाटे को एक भयानक चीख ने चीर दिया। मोहन अचानक उठा, उसने अपनी ही मां पर हिंसक हमला कर दिया और एक बिल्कुल अजनबी भारी आवाज में चिल्लाया, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा घर गुवाहाटी में है। सोचकर ही डर लगता है, वो आवाज मोहन की नहीं थी, वो रवि की बेचैन आत्मा थी जो उस राग के जरिए अब मोहन के शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। इस खौफनाक सिलसिले का अंजाम और भी हैरतअंगेज था। मोहन को तुरंत कामाख्या मंदिर ले जाया गया। ये 51 शक्ति पीठों में से एक है और अघोरी साधुओं का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। वहां पहुंचते ही मोहन का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो एक पेड़ से उल्टा लटक गया और लोगों पर पत्थर बरसाने लगा। तभी एक सिद्ध अघोरी साधु वहां आए। उन्होंने एक नजर में ही समझ लिया कि ये अस्थि विसर्जन की राख का असर है। अपनी शक्तियों और गंगा जल के प्रयोग से उन्होंने मोहन को उस आत्मा के चंगुल से आजाद कराया। साधु ने तब एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, अस्थि की राख में आत्मा का अंश होता है और नदी के उन दैवीय नियमों को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इस शक्तिशाली नदी पर मंडराते खतरे। सच्चाई ये है कि आज इस महान नदी को सबसे बड़ा खतरा हम इंसानों से है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तिब्बत में तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इस पूरे रिवर बेसिन में लगभग 46 नए बांध बनाने की प्लानिंग चल रही है। खासकर चीन द्वारा बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इसके पानी के बहाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। किनारों पर बेतहाशा पेड़ कटने से मिट्टी बह रही है, जिससे नदी बार बार अपना रास्ता बदलने पर मजबूर है। और रही सही कसर बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और बिना साफ किया हुआ सीवर का पानी पूरी कर रहा है, जो इस जीवनदायिनी धारा को अंदर ही अंदर जहरीला बना रहा है। इन सब को देखते हुए अंत में एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल उठता है, क्या इंसानियत इस बेलगाम और महान ब्रह्मपुत्र की ताकत की इज्जत करना सीख पाएगी, इससे पहले कि इसका ये शानदार रूप हमेशा के लिए तबाह हो जाए? इसका जवाब सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या कदम उठाते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा जानकारी से भरपूर लगी होगी और इसने इस महान नदी के एक बिल्कुल नए पहलू को सामने रखा होगा। जानने और समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।